प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राकल्पना, इसके अर्थ, प्रकार एवं निर्माण प्रक्रिया, इसके बारे में बात करेंगे। यह आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके सेकेंड यूनिट का हिस्सा है। प्राकल्पना या हाइपोथेसिस ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस का, और अनुसंधान में भी इसका बहुत महत्व है। अतः इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान करना प्रारंभ करता है तो उसके लिए प्राकल्पना का निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह उसके कार्य को बहुत आसान बना देता है। अनुसंधान के कार्य में लक्ष्य को प्राकल्पना के रूप में निर्माण करके हम निश्चित करते हैं। प्राकल्पना के निर्माण के द्वारा सामाजिक अनुसंधान के लक्ष्य का निर्धारण के साथ साथ अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन से संबंधित तथ्यों आदि को भी निश्चित किया जाता है। अनुसंधान में जिन कारकों का वैज्ञानिक कार्य कारण संबंधों का परीक्षण करना चाहते हैं उसे भी प्राकल्पना में के रूप में स्पष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से प्राकल्पना का विशेष महत्व वैज्ञानिक पद्धति, सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में है। गुडे एंड हैट एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्होंने रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर बहुत उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कहा है कि जब हम प्राकल्पना का निर्माण कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस अनुसंधान का लगभग आधा काम पूर्ण हो गया। आपने यह भी बताया है कि प्राकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक बहुत जरूरी आवश्यक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान के खोज में सहायक होती है। इसी प्रकार से लुंडबर्ग ने कहा कि प्राकल्पना के बिना अगर हम अनुसंधान करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम अंधेरे में छलांग लगा रहे हैं। प्राकल्पना वैज्ञानिक पद्धति तथा सामाजिक अनुसंधान के में अध्ययन को निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करती है। अतः हम संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययनों में, चाहे आप सर्वेक्षण कर रहे हों या अनुसंधान कर रहे हों, प्राकल्पना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए आज हम प्राकल्पना के अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार और उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले प्राकल्पना के अर्थ को लेते हैं। प्राकल्पना, जिसे अंग्रेजी में हम हाइपोथेसिस कहते हैं, यह हाइपोथेसिस दो शब्दों से मिलकर के बना है, हाइपो एंड थेसिस। हाइपो का अर्थ होता है नीचे, बिलो, और थेसिस का मतलब होता है थियरी, यानी कि सिद्धांत या कोई विचार। तो इस प्रकार से हाइपोथेसिस का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो ये हुआ कि किसी सिद्धांत के पहले का कथन, यानी से पूर्व कथन, कोई भी सिद्धांत उससे पहले का कथन। इसी चीज़ को हिंदी में प्राकल्पना कहा गया। प्राकल्पना दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्राक और कल्पना। प्राक मतलब पूर्व यानी कि पहले, और कल्पना का तात्पर्य विचार या सिद्धांत से है। तो यह यहाँ भी प्राकल्पना का भी यही अर्थ हुआ कि पूर्व विचार या पूर्व सिद्धांत। जो प्राकल्पना शब्द है उसके लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया गया है, जिसका सबका मतलब एक ही है, जैसे प्राकथन, उपकल्पना, पूर्वानुमान, कार्यकारी संकल्पना इत्यादि। सो हाइपोथेसिस, प्राकथन, पूर्वकथन,
उपकल्पना इत्यादि शब्दों का मतलब एक ही है, प्राकल्पना। तो जो हमने शाब्दिक अर्थ देखा उससे यह स्पष्ट होता है कि प्राकल्पना का जो पूरा का पूरा अर्थ हुआ वह हुआ पूर्व विचार अथवा पूर्व सिद्धांत, यानी कि ऐसा विचार अथवा सिद्धांत जिसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है और उसकी जांच करता है। यह वह अनुसंधान प्रारंभ करने से की शुरुआत में ही कर लेता है, और जब अनुसंधान कर लेता है तो अध्ययन के निष्कर्ष में प्राकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास करता है, और सिद्ध होने के बाद यह प्राकल्पना एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। और अगर असत्य सिद्ध होता है तो इस प्राकल्पना को त्याग दिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में, चाहे आपकी प्राकल्पना सिद्ध हो या सिद्ध न हो, दोनों ही स्थितियों में यह महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अगर प्राकल्पना सिद्ध नहीं हुई तो आपका कार्य करना बेकार हो गया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कम से कम उसके माध्यम से आपने यह निर्धारित कर लिया कि इन चरों के बीच में या इन कारकों के बीच में संबंध नहीं है, तो उससे भी कम से कम आपका दायरा सीमित हो गया। अब आप दूसरे किस्म के संबंधों को, परस्पर संबंधों को या कार्य कारण संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना जो है एक कच्चा सिद्धांत है। सिद्धांत निर्माण करने से पहले आप एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि कोई चीज़ किन दूसरी चीज़ों से किस रूप में प्रभावित हो रही है, और फिर अनुसंधान के द्वारा आप उसका परीक्षण करते हैं। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने प्राकल्पना को एक अस्थायी अनुमान, परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्थापना, काम चलाऊ सामान्यीकरण, कल्पनात्मक विचार, पूर्वानुमान या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने वाला अनुमानात्मक कथन बताया है। और इसके लिए कुछ लोगों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेते हैं। पीएच मान ने कहा कि प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। अस्थायी इसलिए क्योंकि पहले आप अनुमान लगाते हैं चरों के बीच के संबंधों का, और अस्थायी ये है क्योंकि अभी इसको प्रूव होना बाकी है। जब आप रिसर्च करते हैं तो आप इसको अपरीक्षित करते हैं उन संबंधों को तथ्यों के आधार पर, और वो सही होते हैं तो आप उनको स्थायी मान लेते हैं, सिद्धांत के रूप में उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वो खारिज कर दी जाती है। इसलिए अस्थायी अनुमान है। गुड एंड हैट ने कहा कि प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्थापना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। वही बात है जो पीएच मान ने कहा। कैलिंगर ने कहा, F.N. कैलिंगर, उनका कहना है कि एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच, है ना, वेरिएबल्स, चर, एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला एक अनुमानात्मक कथन है ना। आप अनुमान के आधार पर आपके जो अपने अध्ययन हैं या जो आपने पढ़ा है या जो अपने विशेषज्ञों से बात की है कि कोई भी घटना समाज में जो घटित हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो जो भी आपको वाजिब कारण लगते हैं प्रघटना के कारक के रूप में, तो उनके बीच में आप एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि ये इसको बढ़ा रहा है या घटा रहा है ना। तो वो एक अनुमान लगाते हैं और उन अनुमानों के आधार पे आप एक वाक्य, एक तथ्य निर्मित करते हैं जिसका आप परीक्षण करते हैं। G.L. लुंडबर्ग की परिभाषा लेते हैं। G.L. लुंडबर्ग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है,
यहाँ पे काम चलाऊ सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये भी वही बात है जिसे अस्थायी अनुमान है, उसी का ये उसको हम दूसरे रूप में ले सकते हैं कि ये काम चलाऊ सामान्यीकरण। हम सबको मालूम है कि जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, सोशल रिसर्च करते हैं, कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, उसका मुख्य काम, अंतिम परिणति क्या होती है? सामान्यीकरण, सिद्धांत निर्माण, कि कोई भी घटना घटित जो हो रही है वो क्यों हो रही है और किस प्रकार से हो रही है, उसके बारे में हम थियराइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो सामान्यीकरण आप करेंगे या होने वाला है, उसका ये क्या है? एक काम चला वर्किंग जनरलाइजेशन है। आपको नहीं मालूम कि एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है, आप पहले मान लेते हैं कि ऐसा होगा और फिर उसको आप तथ्यों के आधार पर उसको प्रमाणित करते हैं, परीक्षित करते हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। जी. एल. लुंडबर्ग। तो आपने प्राकल्पना को और स्पष्ट व्याख्या निम्न शब्दों में की, जिसमें प्राकल्पना के कार्य और महत्व पर भी प्रकाश डाला, और क्या कहा कि अपने बिल्कुल प्रारंभिक स्तरों पर प्राकल्पना एक अनुमान, कल्पनात्मक विचार अथवा पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकती है, जो बाद में किसी भी क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाती है। पीवी यंग एक और महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने कहा कि प्राकल्पना एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार है जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है, और उसे हम एक कार्यकारी प्राकल्पना कहते हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर जो अभी हमने चर्चा की, पीएच मान, गुडेहैट, एफ.एन. कैलिंगर, जी.एल. लुंडबर्ग और पीवी यंग, इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना कारण प्रभाव के रूप में, कारण और प्रभाव के रूप में तथ्यों से संबंधित एक विचार है, प्रस्थापना है या पूर्व सिद्धांत है, जिसका हम शोध में तथ्य एकत्रित करके परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। और इस प्रकार से जैसे ही हम प्राकल्पना का निर्माण करते हैं, तो यह हमारे शोध की दिशा को शुरू से लेकर के अंत तक नियंत्रित करता है, उसको दिशा प्रदान करता है। प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच उनके विशिष्ट संबंध को दर्शाने वाला होता है, और उस संबंध की हम जांच करते हैं, और जब यह संबंध सत्य सिद्ध हो जाते हैं तथ्यों के आधार पर, तब हम उन्हें सिद्धांत की श्रेणी में स्वीकार कर लेते हैं। तो प्राकल्पना एक अप्रमाणित सिद्धांत है, कहा जा सकता है, जिसे अनुसंधान में परीक्षण के लिए एक समस्या के रूप में हम रखते हैं, और बनाते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि यह प्राकल्पना व्यावहारिक और उपयोगी हो, मतलब ऐसे इतनी व्यावहारिक हो कि हम अनुसंधान में तथ्यों के आधार पर उसकी जांच कर सकते हैं। प्राकल्पना के जब हम बनाते हैं तो उसमें प्राकल्पना जब हम बनाते हैं तो वो प्राकल्पना है क्या, उसको हम जस्ट उसका संक्षेपण कर लेते हैं कि यह एक पूर्व सिद्धांत है जो अभी तक हमने पढ़ा। उसके आधार पे हमें क्या सीखा कि प्राकल्पना एक पूर्व सिद्धांत है, एक किस्म का अनुमान है, एक कल्पनात्मक विचार है। हम एक पूर्वानुमान करते हैं चरों के बीच के संबंधों को लेकर के। ये काम चलाऊ सामान्यीकरण है। तो यह इस तरीके से हम प्राकल्पना के अर्थ को अभी हमने समझने का प्रयास किया है, और
इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में हम प्राकल्पना के अन्य पक्षों के ऊपर बात करेंगे, जैसे उपयोगी प्राकल्पना क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छी प्राकल्पना में, और इसके कितने प्रकार होते हैं, और जब हम प्राकल्पना का निर्माण करते हैं तो उसके निर्माण की विधि क्या होती है, इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।